हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रोलॉजी चैनल लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में। इनोवेटिव ज्योतिष सीरीज में आज मैं कुछ एक और ज्योतिष सूत्र लेकर आया हूँ। ज्योतिष सूत्र सीरीज को आपका बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है और मेरे पास और रिक्वेस्ट आती है कि मैं और वीडियोस अपलोड करूँ। साथ ही साथ बहुत सारे फ्रेंड्स सजेशंस देते हैं कि इस पर्टिकुलर बुक के अंदर ये सूत्र हैं, आप उन पर वीडियो बनाइए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं जो भी वीडियोस में सूत्र लेकर आता हूँ वो ऐसा नहीं कि मैंने कहीं किसी बुक से कोई सूत्र उठाया वो आपके सामने प्रेजेंट कर दूँ। जितने भी सूत्र होते हैं उन्हें मैं कम से भी कम मिनिमम 50 कुंडली इस पर लगाता हूँ, इसलिए कभी कभार मुझे वीडियोस लाने में देरी भी होती है। और जो सूत्र 70 to 80% केसेस में सटीक बैठते हैं उन्हीं पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। तो आपका जो भी मुझे सुझाव होता है उसका मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं और आपके इन्हीं सुझावों से हमारे चैनल आगे बढ़ता रहेगा। अब मैं इस सीरीज को आगे शुरू करता हूं। आज मैं कुछ एक बहुत ही स्पेसिफिक सूत्र आज आपको बताने वाला हूं। तो राहु एक अनपॉपुलर प्लेनेट है जिसके बारे में जनरली एस्ट्रोलॉजर्स जितनी भी बुराइयां किसी की कुंडली में करनी हो तो उसमें एक राहु सबसे बड़ा कारण होता है। उसकी दशा आ जाए तो भी राहु को हम कोसने लग जाते हैं, किसी के साथ बैठ जाए तो भी कोसने लग जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। राहु एक इंसान की जिंदगी को बिल्कुल बदल सकता है, उसको तरक्की के टॉप पर ले जा सकता है, वो सबसे ऊंचाई पर पहुंचाने में भी राहु कामयाब होता है। राहु हमेशा बुरा नहीं होता, हमेशा अच्छा नहीं होता। हर प्लैनेट जैसे हर एक कुंडली में अच्छा नहीं होता और हर एक प्लैनेट ही किसी दूसरी कुंडली में बुरा भी हो सकता है, चाहे वो गुरु हो चाहे शुक्र हो। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझने की जरूरत है। When Rahu is conjoined with a planet and is in Kartri, then the person lives a life of a king or is a king। मतलब राहु जब किसी ग्रह के साथ कंजॉइंट का मतलब युति में हो और वो कर्तरी में हो। कर्तरी तब बनती है जब उसके दोनों तरफ ग्रह होते हैं। आपने पाप और शुभ कर्तरी का नाम सुना होगा। जब किसी भी ग्रह के दोनों तरफ शुभ ग्रह हो तो उसको हम शुभ कर्तरी बोलते हैं। जब किसी भी ग्रह के दोनों तरफ पाप ग्रह हो तो उसको हम पाप कर्तरी बोलते हैं। मगर यहां पर मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो केवल कर्तरी की बात कर रहा हूं कि राहु किसी भी एक ग्रह के साथ कंजक्टेड हो, युति में हो और साथ ही वो कर्तरी में हो, तब उस पर्सन की लाइफ एक राजा की तरह होती है। अब आज के समय पे तो राजा नहीं होते, आप ये कह सकते हो कि वो खुशहाल जिंदगी जिएगा। राजा का मतलब सरकारी नौकरी में बड़े पद पर होगा या जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा होगा वो टॉप पर होगा और लोगों से काफी आगे होगा, या कम से कम वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करेगा। आप इस तरीके से इसे समझे। यहाँ पे कर्तरी का मैंने मतलब भी समझाने की कोशिश की है। हेयर कर्तरी मीन्स प्लैनेट्स अहेड एंड बिहाइंड राहु। कर्तरी तब बनती है जब एक प्लेनेट राहु से आगे हो और दूसरा पीछे हो। अब आगे और पीछे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि राहु जिस भाव में एक पिछले भाव में होगा और एक अगले भाव में होगा तभी कर्तरी होती है। ऐसा जरूरी नहीं है। राहु के साथ एक कोई भी प्लेनेट कंजॉइंट हो मतलब उसके साथ युति कर रहा हो और दो प्लेनेट उससे आगे और पीछे सेम राशि में भी हो सकते हैं, अलग अलग राशियों में भी हो सकते हैं। एक प्लेनेट सेम राशि में हो सकता है, दूसरा प्लेनेट दूसरी राशि में हो सकता है, मगर उसके बिल्कुल नजदीक में दो प्लेनेट होने चाहिए। तो राहु किसी एक ग्रह के साथ युति में और दो ग्रह उससे कर्तरी बना रहे हैं तो ऐसे पर्सन को लाइफ में बहुत सक्सेस मिलेगी। मैं ब्रीफ में ऐसा कह सकता हूं। यहां पर देखिए, यार कर्तरी मीन्स प्लेनेट अहेड एंड बिहाइंड मे बी इन सेम साइन। उसी राशि में भी कर्तरी हो सकती है। और इन सेकंड और 12th हाउस ऑल्सो नो बेनिफिक मेलिफिक कर्तरी। यहाँ पर ना ही बेनिफिक कर्तरी देखनी है आपको जिसे हम शुभ कर्तरी बोलते हैं, ना ही हमने मेलिफिक देखनी है, केवल कर्तरी होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर एग्जांपल के लिए क्वीन विक्टोरिया की कुंडली ली हुई है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं हर बार कि हम नॉन कुंडली इसलिए लेते हैं। अननोन कुंडली में आपको पता ही नहीं होगा कि ये मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूं ये मैं ऐसे ही बता रहा हूं, ये लग भी पा रहा है या नहीं लग पा रहा है। तो क्वीन विक्टोरिया की ये कुंडली है तो वो मालूम है थी क्वीन, इसका मतलब उनकी वो किंग की जैसी लाइफ थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं ध्यान से इस कुंडली को। यह राहु यहाँ पर प्लेस्ड है और उसकी 28.24 डिग्री है। उसके साथ यहाँ पर मार्स कंजक्टेड है राहु के साथ। तो एक तो कंजंक्शन हो गया, साथ ही साथ में आप देखोगे तो यहाँ पर ये सैटर्न है, शनि बैठा हुआ है, राहु से पीछे ही मार्स भी बैठा हुआ है और राहु के आगे अगले भाव के अंदर यहाँ पर
शुक्र है और इसके बाद मरकरी है, तो कंप्लीट कर्तरी फॉर्म हो रही है, कंजंक्शन भी हो रहा है, उसकी युति भी है एक ग्रह से, और 3-4 ग्रह कर्तरी बना रहे हैं। तो इसलिए जितनी ज्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग कर्तरी होगी राहु के आसपास, उतना ही उस पर्टिकुलर पर्सन को आगे लाइफ के अंदर प्रोग्रेस मिलने वाली है। वो सेम भाव में भी कर्तरी हो सकती है और डिफरेंट भाव में भी कर्तरी हो सकती है। तो ये मैंने आपको अभी एक सूत्र बताया है, दैट इज कर्तरी योग फॉर राहु। अब मैं कुछ और सूत्रास की बात करूंगा, इनमें से काफी सारे मेरे पास जो लिस्ट है सूत्रा जो मैं एक्सप्लेन करता रहता हूं, उनमें से कई सारे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब मैं एक सूत्र बताऊंगा, राशि इन 10th हाउस। जो लोग प्रोफेशन की एस्ट्रोलॉजी जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें मालूम होगा कि 10th भाव की जो राशि होती है वो प्रोफेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कारोबार के लिए, आजीविका के लिए 10वें भाव की राशि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मगर मैं यहाँ पर जो बताने वाला हूँ ये मैं कारोबार से रिलेटेड नहीं बता रहा हूँ। 10वें भाव में राशि का एक बिल्कुल ही नया सूत्र मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आपको करना क्या है, नोट डाउन राशि इन 10th हाउस फ्रॉम लग्न। लग्न से 10वें भाव में जो राशि है उसे नोट कर लें। यदि राशि है, राशि 1 2 4 6 7 10 12, 1 2 4 6 7 10 12 हो, ये कौन सी राशियां ली हुई हैं? ये वो राशियां हैं जिनमें कोई न कोई ग्रह उच्च का या एक्सोल्टेड होता है। जैसे 1 राशि में सूर्य उच्च का होता है, 2 राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, 4 साइन के अंदर आपका गुरु उच्च का होता है, 6 साइन के अंदर बुध उच्च का होता है, 7 साइन के अंदर शनि उच्च का होता है, 10 साइन के अंदर मंगल उच्च का होता है, एंड 12 साइन के अंदर शुक्र उच्च का होता है। तो आपको कौन सी राशि होनी चाहिए 10वें भाव में? आपने राशि नोट करनी है और 10वें भाव में से इनमें से कोई भी राशि हो जिसमें कि कोई न कोई ग्रह उच्च का होता हो। जिस राशि में ग्रहों की उच्च की राशियों में से कोई भी एक राशि यदि 10वें भाव में है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहां पर आप देखोगे तो ये आपकी 7 राशियां आ गई। अब क्या करना है आपको, इफ दिस प्लेनेट इज प्लेस्ड इन 10th फ्रॉम मून, जो उच्च की राशि वहां पर है 10वें भाव के अंदर आपने उच्च की राशि ली और वहां से वो प्लेनेट जो उच्च होता है उस राशि में वो 10th फ्रॉम मून प्लेस्ड हो, देन द पर्सन ऑक्यूपाई हाई पोजीशन इन सोसाइटी। समझाता हूं मैं, मतलब कि सपोज 10वें भाव के अंदर 1 साइन है, 10th हाउस में 1 साइन है, तो वो आपको मालूम है सूर्य की उच्च की राशि हो गई। अब यदि आपका 1 साइन में यहां पर ये मार्स गलत लिखा हुआ है, ये आपका होना चाहिए 1 साइन यदि है तो सूर्य यदि 10th फ्रॉम मून प्लेस्ड हो, ये भाई मिस्टेक मार्स लिखा गया है क्योंकि मार्स की उच्च की राशि 1 नहीं होती, 1 साइन होता है उच्च का सूर्य का। तो यहां पर यदि सूर्य 10th फ्रॉम मून में प्लेस्ड हो तो हम ये मानकर चलेंगे कि वो लाइफ पर्सन सोसाइटी के अंदर बहुत आगे जाएगा। इसी तरीके से यदि 2 साइन होगा आपका, सपोज 10th हाउस के अंदर लगने से 2 साइन है, 2 साइन में चंद्रमा उच्च का होता है, तो चंद्रमा से 10वें भाव में चंद्रमा हो तो वो पर्सन बहुत हाई राइज करेगा। आप इसकी ऐसे लोगों की कुंडलियों में इसे लगाकर देखें जो बहुत हाई राइज किया है। मैं यहाँ पर एग्जांपल दूंगा, तो ये महात्मा गांधी की कुंडली ली हुई है। फिर मैं वही कंसेप्ट रिपीट करूंगा कि नॉन चार्ट में इसीलिए लेता हूं जिससे कि जो मेरे जो भी सूत्र हैं उन्हें उन पर आपको यकीन हो कि ये सूत्र यहाँ पर लग रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखता हूं मैं कि ये महात्मा गांधी की कुंडली है और महात्मा गांधी की कुंडली के 10वें भाव के अंदर 4 साइन है। तो 4 साइन वो साइन है जिसमें कोई न कोई ग्रह उच्च का होता है। 4 साइन में जुपिटर उच्च का होता है। अब यदि जुपिटर को आप देखते हो तो जुपिटर यहाँ पर प्लेस्ड है आपके 7वें भाव में, तो चंद्रमा से 10वें भाव में आ गया। यहाँ पर चंद्रमा है, चंद्रमा से 10वें भाव में गुरु बैठे हुए हैं, तो ये यहाँ पर फॉर्मूला फिट बैठ रहा है। आपको पता है कि महात्मा गांधी का सोसाइटी में वो बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, ऐसे कुछ भी नहीं थे, बहुत बड़ा उन पर पॉलिटिकल कोई पद नहीं था, मगर सोसाइटी के अंदर उनका बहुत हायर स्टेटस था, बहुत ऊंचा स्थान था। तो ये सूत्र सोसाइटी में ऊंचा स्थान बनाने के लिए, वो जरूरी नहीं है कि बहुत पैसे वाला होगा, बहुत आरामदायक जिंदगी जिएगा, मगर उसका सोसाइटी के अंदर सम्मानजनक स्थिति होगी उसकी और लोगों के कंपैरिजन में। तो ये मैंने आपको सेकंड सूत्र बताया। अब मैं आज की क्लास का तीसरा सूत्र आपको देने वाला हूं। डेबिलिटेटेड प्लैनेट ऑफरिंग वेल्थ, मतलब नीच के ग्रह आपको संपन्नता प्रदान करते हैं, उससे रिलेटेड सूत्र है। तो नीच के ग्रहों को बदनाम किया हुआ है, मगर नीच के ग्रह हमेशा बुराई करें ऐसा जरूरी नहीं है। कब अच्छा करते हैं उससे रिलेटेड मैं बार बार कई वीडियोस ऑलरेडी लेके आ चुका हूं, तो ये आज एक और फॉर्मूला आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। व्हेन ए प्लैनेट इज डेबिलिटेटेड इन केंद्र,
केंद्र भाव में नीच का हो गया हो, केंद्र भाव 1, 4, 7, 10वें भाव के अंदर नीच का हो गया हो, एंड इस डिस्पोजिटर इज ऑल्सो इन केंद्र, उसकी जो राशि लॉर्ड है वो केंद्र स्थान में यदि आ जाता है, देन पर्सन इज वेरी रिच। तो इसको नीच भंग बोल देते हैं जनरली। यदि नीच का कोई भी ग्रह और उसका राशि स्वामी उससे केंद्र स्थान में बैठा हो तो आपको पता है नीच भंग राजयोग माना जाता है। नीच भंग तो कई तरीके से होता है, मगर इस पर्टिकुलर नीच भंग के अंदर यदि केंद्र में ही वो नीच का हो रहा है और उसका डिस्पोजिटर मतलब जो उसका राशि स्वामी है नीच के प्लेनेट का, वो यदि केंद्र स्थान में ही बैठ गया है तो वो पर्सन बहुत धनी होगा, ऐसा हम मानकर चलेंगे। तो नीच भंग राजयोग होता है जब भी कोई ग्रह नीच का हो और उसका जो नीच का स्वामी है, जिस राशि में वो नीच का हो रहा है, उसका स्वामी भी उससे केंद्र स्थान में बैठा हो तो उसे हम नीच भंग बोलते हैं, नीच भंग राजयोग। यहाँ पर ये नीच भंग राजयोग का ही एक पार्ट लिया हुआ है, मगर इसमें कंडीशन ये है वो प्लेनेट भी नीच का केंद्र में ही हो रहा है और उसका डिस्पोजिटर भी केंद्र में ही बैठा हुआ है। अब यहाँ पे दूसरा रूल है, दिस रूल इज मोर इफेक्टिव व्हेन डेबिलिटेड प्लेनेट इज 3, 6, 8 एंड 12 लॉर्ड। यदि वो नीच का ग्रह 3, 6, 8 या 12वें भाव का स्वामी हो जाता है, 3, 6, 8 और 12वें भाव का स्वामी यदि नीच का हो तो ये लघु पाराशरी का नियम है, पाराशरी का नियम है, ये श्लोक है योगाध्याय में कि वो उच्च के ग्रह की तरह बिहेव करता है। मतलब इसमें डबल क्वालिटीज आ गई, एक तो वो 3, 6, 8 और 12वें भाव का स्वामी है तो इसलिए वो नीच का ग्रह उच्च के ग्रह की तरह यहां पर बिहेव कर रहा है। नीच का ग्रह जब 3, 6, 8 का लॉर्ड यदि आपका केंद्र में जाकर बैठ जाता है नीच का, तो वो अपने आप में उच्च की तरह बिहेव करने लगता है यदि लग्न स्ट्रॉन्ग हो। इसमें एक बार है, और यहां पर वो 3, 6, 8 और 12वें भाव का स्वामी होकर केंद्र में बैठा तो एक तो आपका वो उच्च की तरह ऐसे ही बिहेव करने वाला है उसने यदि लग्न स्ट्रॉन्ग है, और दूसरा क्या है कि उसका जो स्वामी है वो यदि केंद्र में ही बैठा हो तो वो आपको उस पर्सन को बहुत ज्यादा वेल्थ देने वाला है। प्लेनेट फ्रॉम केंद्र टू ईच अदर, जब जो ग्रह एक दूसरे से केंद्र में होते हैं, हैज केंद्रीय इफेक्ट ऑन ईच अदर, उसको हम केंद्रीय इफेक्ट बोलते हैं, केंद्र का प्रभाव बोलते हैं। जब प्लेनेट एक दूसरे से केंद्र में होते हैं तो वो एक दूसरे पर केंद्रीय इफेक्ट डालते हैं। इट इज मोर इफेक्टिव व्हेन दे आर इन केंद्र फ्रॉम लग्न ऑल्सो, मतलब एक दूसरे से केंद्र में हो तभी भी वो एक दूसरे को स्ट्रोंगर करते हैं, मगर वो लग्न से भी केंद्र में हो तो वो ये इन्फ्लुएंस और भी ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर मैं 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिक्स करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर में। देखिए, आपने पहला क्या कंसेप्ट सुना कि कोई भी प्लेनेट यदि नीच का है और वो केंद्र स्थानों पर बैठा है और उसका जो नीच का स्वामी है वो केंद्र में बैठा है, तभी भी पर्सन रिच हो गया। नंबर 1 कॉम्बिनेशन, इसमें भी रिच हो जाएगा। मगर वो जो नीच का प्लेनेट है वो यदि 3, 6, 8, 12 का स्वामी होकर केंद्र में बैठा है और उसका जो डिस्पोजिटर है या नीच का जो स्वामी है वो भी केंद्र में है तो वो और भी इफेक्टिव हो गया। ये तीसरा इसी में हम बता रहे हैं कि जब भी कोई भी प्लेनेट एक दूसरे से केंद्र में हो तो वो एक दूसरे को स्ट्रोंगर करते हैं, मजबूत करते हैं, इसको हम केंद्रीय इफेक्ट बोलते हैं। और ये यदि एक दूसरे से केंद्र में होने के साथ साथ लग्न से केंद्र में हो तो ये केंद्रीय इफेक्ट और भी स्ट्रोंग हो जाता है। आप इस तरीके से इसे समझेंगे। देयर आर वन अदर कॉम्बिनेशन इन विच व्हेन ए डेबिलिटेड प्लेनेट when aspected by its dispositor becomes strong give good result। ये भी आपका नीच भंगी है। जब भी नीच का ग्रह अपने ही उसका स्वामी उसे देख रहा हो तभी भी वो स्ट्रांग हो जाता है और वो अच्छे रिजल्ट देता है। तो ये एक्चुअली नीच भंग राजयोग के कॉम्बिनेशन हैं, मगर इसके अंदर मैंने बार लगा दी है और एडिशन कर दिया है तो इट इज वन काइंड ऑफ ए नीच भंग राजयोग। आपको समझ में आ गया होगा। नीच भंग राजयोग सभी जानते हैं कि मैं इसमें कौन सी नई बात बता रहा हूं। मैं इसमें नई बात बता रहा हूं जो रिसर्च बेस्ड बात है कि यदि केंद्र स्थान में ये ऐसा हो रहा है तो वो आपके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है मोहम्मद अली, एक बहुत ही बड़े आपको मालूम है बॉक्सर रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन रहे लगातार कई सालों तक। तो इनकी कुंडली में यदि हम यहाँ पर इन योग को देखना चाहें तो यहाँ पर आप देखिए कि नीच का ग्रह कौन सा बैठा हुआ है। यहाँ पर शनि नीच का है, रेट्रोग्रेड होकर केंद्र स्थान में बैठा हुआ है शनि, और शनि का जो डिस्पोजिटर है वो भी देखिए केंद्र स्थान में ही बैठ गया मार्स। तो इसका नीच भंग हो गया। दोनों केंद्र स्थान में एक दूसरे से 1-1 भी केंद्र स्थान है और लग्न से भी वो केंद्र स्थान में है। साथ ही साथ देखिए जो शनि जो नीच का ग्रह है वो 8th लॉर्ड भी है। तो दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर फुलफिल हो गई। तीसरी कंडीशन वो केंद्र से भी केंद्र में है, एक्चुअली मतलब लग्न से भी केंद्र में है। तीसरी कंडीशन भी यहाँ पर फुलफिल हो रही है।
तो 3 कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होगी। तो आपको मालूम ही होगा मोहम्मद अली की क्या ख्वाती थी, उस पर कितना रिश्त था, ये सारे कॉम्बिनेशन उसकी कुंडली के अंदर लग रहे हैं। तो मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं एंड में कि यदि कोई भी नीच का ग्रह केंद्र में हो, उसका जो डिस्पोजिटर है नीच स्वामी भी केंद्र में हो उससे, तो वो ऐसा पर्सन रिच होता है। यदि वो नीच का ग्रह यदि 3, 6, 8, 12 का स्वामी हो तो वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कॉम्बिनेशन। वो दोनों एक दूसरे से केंद्र में, केंद्र स्थानों में हो, या कहीं पे भी 2 प्लेनेट एक दूसरे से केंद्र में होते हैं तो उसे केंद्रीय इफेक्ट बोलते हैं। वो एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं, और यदि वो लग्न से भी केंद्र में हो तो और भी बल प्रदान करते हैं। तो इन दिस वे आज की क्लास में हमने 3 बहुत ही सटीक और इंपॉर्टेंट सूत्र डिस्कस किए। आप अपनी कुंडलियों में लगाएं और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको एक कॉम्बिनेशन कुंडलियों पर कैसे लगे। नमस्कार, धन्यवाद।